फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AWS सिस्टम्स। और AWS नेटवर्किंग के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ AWS के कोर नेटवर्किंग कंपोनेंट के बारे में। ठीक है। एंड इनफैक्ट नॉट अबाउट AWS, ये जो नेटवर्किंग के कोर कंपोनेंट है ये आप किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के क्लाउड में काम करने जाएंगे तो सभी जगह ये कंसेप्ट सेम रहेंगे। ओके, कुछ टर्म्स हो सकता है कि चेंज हो जाए, जैसे आपका VPC हम बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। हो सकता है कि आप किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर के पास अगर काम करने जाएंगे तो उसकी सर्विसेज में से VNC या VCN बोल देंगे, लेकिन जो कंसेप्ट होगा इसका वो एग्जैक्टली सेम होगा। ओके। अगर हम बात करें सबनेट्स की, साइडर की, आईपी एड्रेसिंग की, गेटवेज की, ये सारे कंसेप्ट जो होंगे अक्रॉस द ऑल द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स सेम रहेंगे। ओके। तो VPC सब, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक किसी भी क्लाउड सर्विसेज का सबसे कोर कंपोनेंट, अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो वो होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ओके। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता क्या है? ठीक है, तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, सबसे पहले अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस ले जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करना होता है। ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज VPC? VPC होता क्या है? ओके। तो अगर मैं इस डिस्कशन को एक्सटेंड करूं, जो हमारा इनिशियल एक सेशन था डेटा सेंटर के ऊपर, ठीक है, तो उसमें मैंने बात करी थी ट्रेडिशनल डेटा सेंटर के बारे में। तो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर हमारा क्या होता है कि एक ऐसा डेटा सेंटर होता है जिसको कि हम खुद ओन करते हैं, मतलब कि हमारी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होती है जहां पर हमारे सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर होते हैं, उस बिल्डिंग की एक सिक्योरिटी होती है। ठीक है। तो वो सारा अरेंजमेंट क्या करते हैं, हम करते हैं। एंड हम एश्योर होते हैं कि ठीक है, हमारी उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर है। राइट। तो लेकिन अगर हम क्लाउड की बात करें, जहाँ पर क्लाउड में क्या होता है कि आपका एक कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है और एक हमारे पास एक डेटा सेंटर है। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं कि क्लाउड डेटा सेंटर है। अब क्लाउड डेटा सेंटर में क्या होता है कि मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है। किसी एक क्लाउड डेटा सेंटर या फिर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास मल्टीपल कस्टमर्स है। अगर मैं ट्रेडिशनल डेटा सेंटर की बात करूँ तो हमें पता है कि हमारा एक डेडिकेटेड डेटा सेंटर है, ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है। राइट। बट क्लाउड में तो मल्टीपल कस्टमर्स है। राइट। तो मल्टीपल कस्टमर है, तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर का जो डेटा होगा या फिर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के जो रिसोर्सेज होंगे वो आइसोलेटेड कैसे होंगे, वो सेग्रीगेट कैसे होंगे? राइट। बिकॉज जस्ट लाइक ए ट्रेडिशनल डेटा सेंटर, अगर हम क्लाउड की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन सेम होती है कि हमारा जो एक जैसे ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है सिक्योर, वैसा ही हमारा जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज या हमारा डेटा है क्लाउड में वो सारा वैसे ही प्रोटेक्टेड रहे, जैसे एकदम भी आइसोलेटेड फॉर्म में। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टमर्स होते हैं, ओके, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं या फिर उनका जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आइसोलेटेड करने के लिए, मतलब एक कस्टमर के रिसोर्सेज को दूसरे कस्टमर के रिसोर्सेज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि हर कस्टमर का एक VPC क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वर्चुअल प्राइवेट क्या क्या होता है? दिस वर्चुअल नेटवर्क क्लोजली रिसेंबल्स अ ट्रेडिशनल नेटवर्क दैट यू वुड ऑपरेट इन योर ओन डेटा सेंटर। तो ये क्या होगा एग्जैक्टली आपका वही सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा जो आपके ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में होता है। डिफरेंस क्या है कि ये कहां पर होगा? क्लाउड में होगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक कस्टमर के रिसोर्सेज को दूसरे कस्टमर के रिसोर्सेज से लॉजिकली आइसोलेटेड कर देगा। ठीक है। तो मतलब एक कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर के VPC में या रिसोर्सेज में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो विथ Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड you can launch AWS resources in a logically isolated virtual network that you have defined. That means कि सबसे पहले जब भी आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में गए, क्लाउड में आपको रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, आपने अपना अकाउंट सेटअप किया, सबसे पहले आप एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाओगे सो दैट कि आप उसके बाद जो भी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करोगे, जो भी रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर करोगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, डेटाबेस क्रिएट करोगे, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करोगे, एप्लीकेशंस कॉन्फ़िगर करोगे, वो सारा क्या होगा कि आपका एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर होगा। मतलब कि आपका एक पर्सनल सिक्योरिटी लेयर होगी जिसके अंदर आप अपने सारे रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है। और Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो होता है इट्स ए रीजन स्पेसिफिक। ठीक है। रीजन के बारे में हमने पहले और दूसरे वीडियो में डिस्कशन किया था कि रीजन्स होते क्या हैं। ठीक है। तो VPC क्या होता है? ये रीजन स्पेसिफिक होता है। ओके। दैट मीन्स कि अगर आपके पास मल्टीपल रीजन्स हैं, ठीक है, मल्टीपल रीजन्स कम होंगे आपके पास। सपोज आपका एक डेटा सेंटर है, प्राइमरी डेटा सेंटर है, एक आपने DR कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है। तो प्राइमरी डेटा सेंटर आपका एक रीजन में है, DR आपके दूसरे रीजन में है। राइट। तो दैट मीन्स कि आपका जो VPC होगा वो कंप्लीटली क्या होगा? डिफरेंट होगा। सारे रीजन का जो VPC होता है वो आइसोलेटेड होता है, मतलब कि स्पेसिफिक टू सिर्फ रीजन ही होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक रीजन है US ईस्ट 2, उसका कोड है, रीजन कोड है, और ये हमारा कौन सा डेटा रीजन है? US ईस्ट ओहियो का है। राइट। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं जिनके नाम आप देख रहे हैं, 2A 2B और 2C करके हैं। ठीक है। अब ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स हमारे क्या हैं? एक VPC के अंदर हैं।
राइट। सो दैट मीन्स जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कॉन्फ़िगरेशंस ले जा रहे हैं, क्लाउड पे काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करते हैं? रीजन। ठीक है, कौन से रीजन में आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो कॉन्फ़िगर करने हैं। ठीक है, जब आपने रीजन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या होगा? आपको वीपीसी कॉन्फ़िगर करना होगा। जब वीपीसी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, उसके बाद ही आप सारे रिसोर्सेज वीपीसी के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि एक दूसरा रीजन है आपके पास, यूएस ईस्ट 2 वाला है, जो कि यूएस ईस्ट में ही है, नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, अब ये क्या है? एक डिफरेंट रीजन है, तो ये दोनों रीजन आपस में क्या होंगे? बिल्कुल ही आइसोलेटेड होंगे। मतलब कि जो रीजन वन का वीपीसी होगा, ओहियो का जो वीपीसी होगा, और जो आपका वर्जीनिया का वीपीसी होगा, कंप्लीटली आइसोलेटेड होंगे। ठीक है, इनको आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके एडब्ल्यूएस में, जिसके बारे में हम अगले कुछ सेशंस में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे हम पेयरिंग बोलते हैं। तो आप पेयरिंग के थ्रू आप रीजन्स को कनेक्ट कर सकते हो आपस में, और कनेक्ट करने का रीजन क्या होता है कि भाई आपका सपोज करो कि प्राइमरी डेटा सेंटर जो है ओहियो में है, और आपका डीआर वर्जीनिया में है। ठीक है, या फिर आपके कोई और डिफरेंट क्लाइंट जो है वो दूसरे रीजन में है। डीआर नहीं भी है तो बहुत सारे क्लाइंट आपके सपोज कोई दूसरे रीजन में है, और आपको कुछ डेटा जो है वो ट्रांसफर करना है, एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर करना है। तो उससे क्या करते हैं कि हम एक पेयरिंग क्रिएट कर देते हैं। पेयरिंग क्या होती है? आपका एक वीपीसी को दूसरे वीपीसी से कनेक्ट करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन अलाउ कर देता है। ठीक है, कम्युनिकेशन अलाउ करने के बाद क्या है कि हम डेटा जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में, मतलब कि एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी में भेज सकते हैं। तो ये क्या है कि एक पेयरिंग होती है, जिसको हम अगले कुछ सेशंस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम एक वीपीसी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वीपीसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या क्या डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इन पैरामीटर्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि ये क्या है? आपका क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्किंग का एक बेस है। अगर आप फ्यूचर में कोई भी रिसोर्स आप कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, वो रिसोर्सेज़ इसी कैलकुलेशन के बेस पे होंगे, जो कि जब आप डिफाइन करोगे, जबकि आप एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या वीपीसी आप क्रिएट करते हो। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको कंप्लीट ऑप्शंस डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जब आप वीबीसी क्रिएट करते हैं, तो आपको कौन कौन से ऑप्शन पूछेगा, किस ऑप्शन का क्या मतलब है, और कहां पर आपको क्या इनपुट देनी है और क्यों देनी है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस स्लाइड को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, और इसको बिल्कुल ढंग से सुनिए। ठीक है, एक एक ऑप्शन को जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी आप एडब्ल्यूएस पे वीपीसी क्रिएट करने जाएंगे, जब भी आप एक न्यू वीपीसी पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक पेज खुल के आएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस पूछेगा। वो ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला क्या होगा? आपको पूछेगा ऑप्शन, वीपीसी, वीपीसी एंड मोर। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, वीपीसी, वीपीसी एंड मोर। वीपीसी क्या करेगा? एक सिंपल वीपीसी बना देगा। ठीक है, और अगर हम वीपीसी एंड मोर लेते हैं, तो हमारे वीपीसी के अंदर और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। भाई हमें वीपीसी अंदर करना क्या है? हमको अपने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है, और आपके बहुत सारे रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर करने हैं, राइट? तो अगर आप वीपीसी लेते हैं, तो एक प्लेन वीपीसी बनेगा, और वीपीसी क्रिएट करने के बाद जो ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सारे आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करने होंगे वन बाय वन। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ वीपीसी, जब आप वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं, उसी समय ये ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड बाकी सारे रिसोर्सेज भी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर दे, और जो कि एक रिकमेंडेड ऑप्शन भी है। ठीक है, तो आपको लेना है वीपीसी एंड मोर। तो मैं आपको जो भी डेमो शो करूंगा आगे, वो वीपीसी एंड मोर में ही शो करूंगा, क्योंकि ये मोर फ्लेक्सिबल वे है आपका वीपीसी क्रिएट करने का। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में हम क्या लेंगे? वीपीसी एंड मोर। सेकंड आपका है नेम टैग ऑटो जनरेशन। नेम टैग क्या होता है कि अगर आपको सपोज करो वीपीसी को आप कोई भी एक नेम दे दीजिए। ठीक है, और ये क्या होगा? नेम टैग हो गया, मतलब उस वीपीसी में फिर आप जो भी रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, जैसे आपकी क्या होता है, इसके अंदर हम सबनेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबनेट क्रिएट करते हैं, या फिर और भी कोई भी रिसोर्सेज, गेटवेज है, सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीजें हम कॉन्फ़िगर करते हैं। जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जो भी आपका टैग होगा, जो टैग हम यहाँ पर देंगे, वो ऑटोमेटिकली टैग क्या होगा? हर एक रिसोर्सेज के नेम में अटैच हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि आपका रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा। बिकॉज क्लाउड में क्या होता है कि बहुत बहुत बार हम कई कस्टमर्स मैनेज करते हैं, या फिर एक एक कस्टमर के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मल्टीपल वर्चुअल वीएम्स होती है, मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, मल्टीपल स्टोरेज होती है, मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं। तो वहां पर अगर आपको कभी उस कस्टमर के रिसोर्सेज सर्च करने हैं, तो आप एक पर्टिकुलर टैग को डाल करके सर्च कर सकते हैं, जिससे क्या करेगा ये? इस टैग के बेस पे उसके जितने भी रिसोर्सेज होंगे, वो आसानी से सर्च कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन होता है साइडर ब्लॉक। साइडर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंसेप्ट है नेटवर्किंग में। ठीक है, ये होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसका फंडा क्या होता है, आपको बताता हूँ मैं। साइडर पे मैं एक नेक्स्ट सेशन में एक डिटेल सेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, इसकी जो कैलकुलेशन होती है। ठीक है, बट इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत बेसिक सा फंडा बता रहा हूँ कि साइडर का मतलब होता क्या है। तो आप यहाँ पर सिंपल ये समझिए, हमारे वीपीसी के अंदर हम क्या करते हैं? वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? तो वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना है? वर्चुअल मशीन्स को आईपी देना है, राइट? आईपी प्रोवाइड करना होता है। तो
साइडर ब्लॉक क्या होता है? एक तरह का एक ग्रुपिंग होती है आईपी एड्रेसेस की। ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर हमें कितनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है टेंटेटिवली, या फिर हमें पता है एग्जैक्टली कितनी क्रिएट करनी है। बेस्ड ऑन दैट हम क्या करते हैं कि कुछ आईपीस को रिजर्व करते हैं, नंबर ऑफ आईपीस को हम रिजर्व करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द आईपी एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी मशीन, मतलब हर मशीन का एक इंडिविजुअल आईपी डिफाइन करने के बजाय हम क्या करते हैं, एक एक कैलकुलेशन दे देते हैं कि सपोज 50 नंबर या 100 नंबर या 200 नंबर ऑफ आईपीस वी नीड फॉर दिस वीपीसी, ठीक है। मतलब मेरे को इस वीपीसी में जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मुझे एटलीस्ट अभी 200 वर्चुअल मशीन चाहिए, ठीक है। या फिर मुझे 100 मशीन चाहिए और मैं 50 या 100 का बफर लेके बोल रहा हूँ मुझे 200 चाहिए। तो साइडर ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर, ठीक है, कितने वर्चुअल मशीन चाहिए, मतलब कितने आईपी चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया साइडर ब्लॉक का। अब उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास दो तरह के आईपीज होते हैं, IPv4 एंड IPv6। ओके, हो सकता है कि तुम्हें इसका आइडिया हो, और नहीं भी है तो मैं बता दूं आपको। IPv4 क्या होता है, जनरिक आईपी एड्रेस जो हम आजकल यूज करते हैं हमारी सारी डिवाइसेस में होता है। हमारे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो कि आपकी इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं ओवर द पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक मशीन को एक आईपी एड्रेस मिलता है, राइट। और पर्पस क्या होता है इसका, टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी डिवाइस और मशीन इंडिपेंडेंटली, यूनिकली, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको हमको कोई भी डिवाइस अगर नेटवर्क में अगर आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, तो उसमें हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है, राइट। और अगर मैं पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट की बात करूं तो हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए, ताकि आपस में कोई क्लैश ना हो डेटा एक्सचेंज में, राइट। तो IPv4 क्या है, मोस्ट जेनरिक आपका जो फॉर्म है आईपी एड्रेस असाइनमेंट का, वो है, ठीक है। और आज की डेट में हमारे जितने भी IPv4 एड्रेसेस पॉसिबल हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस, वो काउंट क्या है ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। और अब क्या है कि उसके बाद हमारा नया जो आईपी एड्रेसिंग स्कीम आ रही है वो है IPv6, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो सेशन बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूंगा कि IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बट अब एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। और उसमें आपको लेना है कि आपको IPv4 एड्रेस असाइन करने हैं या IPv6 के बेसिस पे आपको आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा टेनेंसी। टेनेंसी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है जो जिस पे आपकी क्या होती है कि बिलिंग भी डिपेंड करती है, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो टेनेंसी में क्या होता है, आपका दो तरह के ऑप्शन आएंगे, डिफॉल्ट एंड डेडिकेटेड, राइट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है और डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेडिकेटेड का, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि क्लाउड में क्या होता है कि आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, और आपके मतलब बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स है क्लाउड सेंटर में, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत सारे कस्टमर का डेटा एक ही मशीन पे हो या फिर एक ही सर्वर पे हो, राइट। तो अगर इससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मतलब अगर आपका एक ही कस्टमर का डेटा या फिर मल्टीपल कस्टमर का डेटा अगर एक ही सर्वर में एक ही वर्चुअल मशीन में है, तो उससे क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी रिसोर्सेज, मतलब जितने भी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर रहे हैं वो सारे आपके एक डेडिकेटेड सर्वर में क्रिएट हो, मतलब एक सर्वर ऐसा हो जिसमें कि वर्चुअल मशीन आप शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी ही डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन उस सर्वर पे क्रिएट हो, तो आपको टेनेंसी में ऑप्शन लेना है डेडिकेटेड। तो ये क्या करेगा कि आपके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर बनाएगा और उसी पे आपके सारी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेगा। अगर आप डिफॉल्ट लेते हो तो इस केस में क्या होगा, जो भी आपकी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेगी वो एक ऐसे सर्वर पे क्रिएट करेगी जिसपे बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स होंगी, और वो सारी वर्चुअल मशीन्स क्या होगा, मल्टीपल कस्टमर्स के बीच में शेयर्ड होगी, ठीक है। तो वो शेयर्ड मॉडल हो गया तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आप डेडिकेटेड मॉडल ले लेते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक डेडिकेटेड सर्वर ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद का ऑप्शन होता है नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स। तो अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, राइट, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि रीजन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होती है, लोकल जोन्स क्या होती है। तो अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर होते हैं विद इन ए रीजन, ठीक है। सपोज करके मैंने मुंबई रीजन लिया, तो मुंबई रीजन में अगर मैं कहूँ मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी डोमेन है, तो उसका मतलब ये है कि मुंबई के अंदर मेरे 3 डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है। ये क्या है कि एक इनहेंस लेयर ऑफ अवेलेबिलिटी है क्लाउड में। अदरवाइज क्या होता है, ट्रेडिशनल में क्या होता है, आपका एक सिटी के अंदर या फिर एक रीजन के अंदर एक ही डेटा सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमारा क्या है कि अवेलेबिलिटी जोन का मतलब हो गया कि एक ही रीजन के अंदर आपके मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करूँ कि मेरे पास मुंबई जोन है और मुंबई के अंदर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं,
ठीक है? तो हो सकता है कि आपको 2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है या फिर 1 वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है या फिर मल्टीपल क्रिएट करनी है। तो फर्दर लेवल ऑफ हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे कि जब भी आप अपना आगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अवेलेबिलिटी ज़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब जब भी आप कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी ज़ोन में क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट कि अगर सपोज़ करो कि अगर मैं कह रहा हूँ मुंबई में मेरे पास 3 डेटा सेंटर हैं, ठीक है? तो मतलब 3 अवेलेबिलिटी डोमेन है। सपोज़ करो कि 1 डेटा सेंटर आपका किसी भी रीज़न से क्रैश हो गया, ठीक है? तो आपके पास मुंबई के अंदर ही 2 डेटा सेंटर और भी होंगे जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन या सर्वर्स चलते रहेंगे, ठीक है? तो ये कस्टमाइज़ेशंस आप जब रिसोर्सेज़ का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वहाँ पर दे सकते हो कि आपको कौन-सा रिसोर्स किस अवेलेबिलिटी ज़ोन में क्रिएट करना है, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन होता है आपका नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स एंड नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट। अब पब्लिक और प्राइवेट सबनेट को मैं नेक्स्ट कुछ स्लाइड में डिस्कशन करने वाला हूँ, बट सबनेट्स क्या होता है? सबनेट इज़ अगेन अ ग्रुपिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है? तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब हम वीपीसी क्रिएट करते हैं, तो हम वीपीसी पे भी एक साइडर ब्लॉक का एड्रेस देते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि इस वीपीसी के अंदर टोटल कितने आईपीज़ या फिर कितने वर्चुअल मशीन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और जब मैं बात करूँ फर्दर ग्रुपिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स, तो वो क्या होती है? वीपीसी के अंदर सबनेट्स हो जाती है। सबनेट्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस। अब असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस का मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि मेरे मैं अपने वीपीसी के अंदर 2 सबनेट क्रिएट करता हूँ। एक मेरा हो सकता है कि प्रोडक्शन का सबनेट हो, एक मेरा डेवलपमेंट का सबनेट हो। ऐसा ही मेरा एक टेस्टिंग का सबनेट भी हो सकता है, एक मेरा क्वालिटी एनवायरनमेंट का सबनेट हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए हो गए, ठीक है? अब जब मैं डिफरेंट सबनेट्स बना रहा हूँ तो मेरी उसकी रिक्वायरमेंट भी कुछ अलग होगी। हो सकता है कि प्रोडक्शन सबनेट में मैं कहूँ मुझे 20 मशीन्स चाहिए, डेवलपमेंट सबनेट में मुझे 40 मशीन्स चाहिए, क्वालिटी में कुछ और चाहिए, टेस्ट में मुझे कुछ और चाहिए। तो हमारा क्या होता है, फर्दर हम क्या करते हैं, साइडर के बाद वीपीसी के बाद जो हमारी आईपी एड्रेसेस की या फिर वर्चुअल मशीन्स की ग्रुपिंग करते हैं वो सबनेट्स के रूप में करते हैं, ठीक है? अब जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे आपका वीपीसी को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पर आपका कस्टमाइजेशन जब आप करोगे अवेलेबिलिटी ज़ोन्स का, उसके बाद ये पूछेगा नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट्स, ठीक है? पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट में डिफरेंस क्या होता है कि पब्लिक नाम ही क्लियर है, पब्लिक सबनेट दैट मीन्स कि अगर आपके वर्चुअल कुछ ऐसा वर्चुअल मशीन्स हैं जहां पर आपको इंटरनेट से कम्युनिकेशन करना है, तो वो वाली मशीन्स वर्चुअल मशीन्स आप पब्लिक सबनेट में बनाओगे। और आपकी जो प्राइवेट कुछ ऐसा प्राइवेट डेटा है जहां पर आपकी एप्लीकेशन है, कोड है, डेटाबेस है, वो सारा जनरली क्या होता है, प्राइवेट सबनेट्स में होता है। मतलब ऐसे सबनेट में होता है जहां पर ऐसी वर्चुअल मशीन्स हैं जो कि प्राइवेटली कॉन्फ़िगर्ड है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपीस। और जो पब्लिक सबनेट होता है वो बना ही पब्लिक के लिए, तो वहां पर हमारी पब्लिक एप्लीकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई वेब एप्लीकेशन है जिसको हम इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? और उस पर हम क्या असाइन करते हैं, पब्लिक आईपी असाइन करते हैं सो दैट कि वो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो, ठीक है? तो जब आप वीपीसी क्रिएट करते हो, ठीक है? तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी डोमेन्स यू विल सेलेक्ट, मतलब जितने भी आप अवेलेबिलिटी डोमेन सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही ये पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट का ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने अगर 2 अवेलेबिलिटी जोन्स ले लिए तो आपके 2 यहाँ पर 2 पब्लिक सबनेट बन जाएंगे और 2 प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैंने 3 अवेलेबिलिटी डोमेन सेलेक्ट किए तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा आपको कि आप 3 पब्लिक सबनेट्स क्रिएट करो और 3 प्राइवेट सबनेट क्रिएट करो। तो अकॉर्डिंगली जितने भी आप अवेलेबिलिटी डोमेन सेलेक्ट करोगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करेगा, ये पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स का काउंट भी वहां पर शो करेगा, जिसको आपके सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद है कस्टमाइज सबनेट साइडर ब्लॉक। अब भाई आपका साइडर ब्लॉक को कस्टमाइज करना है, क्या मतलब है सबनेट के अंदर? अभी मैंने क्या कहा था कि जब हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो हम एक साइडर ब्लॉक डिफाइन करते हैं। साइडर ब्लॉक ये तय करता है कि इस वीपीसी के अंदर हमारी कितनी आईपीज होंगी या फिर कितनी वर्चुअल मशीन्स होंगी, राइट? उसके बाद सेकंड लेयर ऑफ ग्रुपिंग मैंने क्या बोली थी, सबनेट। हम डिफरेंट डिफरेंट सबनेट बनाते हैं, फॉर हर सबनेट के लिए भी हम क्या करते हैं, मशीन्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस सबनेट में कितनी मशीन्स होंगी। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे एक पर्टिकुलर सबनेट में कुछ नंबर काउंट ऑफ मशीन्स होंगी, तो मतलब मुझे वहां पर भी क्या है, एक साइडर ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी सबनेट, जितने भी मैं सबनेट बना रहा हूं, हर सबनेट के लिए मेरा एक साइडर ब्लॉक जो है वो असाइन होगा, ठीक है? तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि आप जितने भी सबनेट क्रिएट कर रहे हैं, हर सबनेट के लिए भी आपको एक साइडर ब्लॉक देना होगा। और वो क्या तय करेगा, वो ये तय करेगा कि आपका उस पर्टिकुलर सबनेट में कितनी वर्चुअल मशीन्स होंगी, ठीक है? तो जब आप कस्टमाइज करते हैं, मतलब कि जब भी आप ये वीपीसी क्रिएट कर रहे हो जहां पर आपने कुछ एक स्पेसिफिक साइडर ब्लॉक डिफाइन किया वीपीसी के लिए, उसके बाद जब आपने अवेलेबिलिटी डोमेन सेलेक्ट करी और पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करे, ठीक है? उसके बाद एक ऑप्शन है कस्टमाइज सबनेट। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा आपका, ऑटोमेटिकली जब आप ये वीपीसी क्रिएट करोगे तो जो भी आपने वीपीसी का जो साइडर दिया हुआ है, उस साइडर के अकॉर्डिंगली जितने भी आपके सबनेट हैं
उसके लिए वो ऑटोमेटिकली साइडर जो है वो डिसाइड कर लेगा बेस्ड ऑन द साइडर ब्लॉक दैट यू हैव गिवन फॉर द वीपीसी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली कुछ साइडर्स जो है वो डिसाइड कर लेगा आपके लिए हर सबनेट के लिए। अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है, कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो उसको आप कस्टमाइज करके उसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट फॉर यू। अदरवाइज क्या होगा कि हर सबनेट का साइडर ब्लॉक ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है आपका नेट गेटवेज। अब नेट गेटवेज क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि आपके जब भी हम सबनेट्स क्रिएट करते हैं उसमें कुछ आपके पब्लिक सबनेट्स होते हैं, कुछ आपके प्राइवेट सबनेट्स होते हैं। ठीक है, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी कहाँ से होती है? पब्लिक सबनेट से होती है। ठीक है, और जो प्राइवेट सबनेट होते हैं वो इंटरनली होते हैं, जहाँ पर आपके डेटा होता है या फिर एप्लीकेशन होस्ट होती हैं। ठीक है, वहां पर आपका इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वहां पर हमारा पब्लिक आईपी नहीं होता है। पब्लिक आईपी आपकी कौन सी मशीन को असाइन कर रहे हैं हम लोग, जो कि आपका पब्लिक सबनेट में है। ठीक है, तो अगर किसी भी रीजन से आपके प्राइवेट सबनेट में जो भी आपके वर्चुअल मशीन्स हैं, उनको अगर इंटरनेट से कुछ कम्युनिकेशन करना है, मतलब कुछ भी रीज़न से अगर उनको कुछ डेटा जो है वो कम्युनिकेट करना है इंटरनेट से, ठीक है? अब वो डेटा क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे क्या होते हैं, मैंने बताया हमारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स कहाँ होते हैं? प्राइवेट सबनेट के मशीन्स में होते हैं, वर्चुअल मशीन्स में होते हैं, ठीक है? अब आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी रेगुलर अपडेट्स जो है वो रिलीज़ होती रहती है, राइट? तो उसमें आपको क्या चाहिए कि वन वे कम्युनिकेशन चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन मतलब आपकी जो प्राइवेट वर्चुअल मशीन से जहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपके अपडेट होते रहें। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? वन वे कम्युनिकेशन चाहिए। और वो वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा? आपका प्राइवेट आपके जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो आपका इंटरनेट एक्सेस कर सके। ठीक है, इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा, मतलब इंटरनेट से आप अपनी प्राइवेट वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपनी जो वर्चुअल मशीन्स प्राइवेट सबनेट में हैं उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप इंटरनेट से आप कनेक्ट हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यूआरएल से या फिर किसी पर्टिकुलर आईपी से, पोर्ट से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जस्ट टू अपडेट, टेक द अपडेट फॉर सॉफ्टवेयर। तो हम क्या कर रहे हैं? नेट गेटवे क्यों यूज करते हैं? अगर आपकी प्राइवेट वर्चुअल मशीन्स को इंटरनेट से कनेक्टिविटी हमें देनी है, तो उसके लिए हमें नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज वीपीसी एंड पॉइंट। तो वीपीसी एंड पॉइंट्स क्या होता है? आपका S33 गेटवे से कनेक्टिविटी के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो S3 गेटवे होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका जब हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे या फिर गेटवे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि S3 जो आपका क्या है, एक स्टोरेज ऑप्शन है, एक ब्लॉक स्टोरेज है। ठीक है, नॉट नॉट ब्लॉक बट इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ये क्या है? आपकी एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है जिसमें कि आपका डेटा जो होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट स्टोरेज को हम कहीं से भी, किसी रीजन से भी, कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसकी हेल्प से हम कहीं से भी डेटा जो है वो हम किसी भी रीजन में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आप इतना समझ लीजिए कि ये एक S3 गेटवे है, एक S3 स्टोरेज से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जिसको कि हम किसी भी रीजन से कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी अपने कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए या अपलोड करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस कुछ क्रिटिकल ऑप्शंस हैं जो आपको चाहिए जब हम बीपीसी क्रिएट करेंगे। ओके, फ्रॉम द क्लाउड मैनेजमेंट कंसोल। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या था? ऑप्शन था। सेकंड हमारा क्या था? नेम टैग था। थर्ड हमारा साइडर ब्लॉक था वीपीसी के लिए। ठीक है, और जब हम टीनेंसी की बात करते हैं तो टीनेंसी में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, हमारी शेयर्ड और एक डेडिकेटेड इंस्टेंस होते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होती हैं आपकी, उसके अंदर हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपके पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स कैसे क्रिएट होते हैं। फिर हम इन पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स के जो साइडर्स हैं उनको अगर कस्टमाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं। फिर नेट गेटवे क्या होता है, एंड देन आपका वीपीसी एंड पॉइंट्स क्या होता है। तो thanks for watching this video and stay tuned for the next video.